दोस्तों आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक गॉड ऑफ एपोक्लिप्स। दोस्तों ये तब की कहानी है जब मैन वर्सेस गॉड रैग्नारोक टूर्नामेंट की बेस रखी गई थी। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से है जब ज़ूस जैसे तैसे करके अपने समेत उन 12 गॉड्स के नामों को सामने रखता है जो कि आगे चल के इंसानों के खिलाफ 13 मैचेस लड़ेंगे और उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। तो वहीं पर कुछ गॉड्स आग उबलने लगते हैं और वो कसम उठा के कहते हैं कि वो पूरी वल्हला को हिला के रख डालेंगे जब उन्हें मालूम पड़ता है कि उनका नाम उन चार्ट में तो है ही नहीं जो कि इंसानों के खिलाफ लड़ेंगे। उन्हें ये लगने लगता है कि जैसे कि उन्हें कमतर समझा जा रहा है। तो इसी बात को लेकर जो बढ़ चढ़ के टूटने के लिए तैयार होते हैं उनमें राहोरेक्त्री से लेकर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉडेस तक और कई और गॉड्स भी शामिल होते हैं जो कि प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि इसके अंदर हमारा नाम भी ऐड करो। पर उन्हीं के बीच में एक अनजान गॉड जो कि बाकी गॉड्स को शांत करते हुए कहता है। तुम लोगों ने अगर नोटिस किया हो कि ज़ूस ने 12 गॉड्स के नाम ही दिया है जबकि रैग्नारोक में तो 13 गॉड्स इंसानों के खिलाफ लड़ेंगे। तो इसका क्या मतलब है? तो ज़ूस उसी गॉड से सहमत होकर कहता है, अरे वाह मेरे ग्रेट सेज, तुम्हारी तो आंखें और दिमागों की तो दाद देनी पड़ेगी जबकि तुम सबसे ज्यादा तबाही को लेकर आते हो। आज तुम ही सबको शांत रहने के लिए बोल रहे हो। सच कहूँ तो तुम्हारी दाद तो बनती है। तो आगे से ग्रेट से ज़ूस से बोलता है, ओए बुड्ढे, अपनी स्कीम्स को बंद कर और अपने मुंह को खोलते हुए हम सब पर रोशनी डाल कि सबका क्या मतलब है। तो ज़ूस यहाँ पर अपनी थोड़ी सी बल्क फॉर्म में जाते हुए कहता है, जैसे कि तुम सबको पता है कि गॉड वर्सेस ह्यूमन की टूर्नामेंट की बेस ही एक फजूल और बेतुकी है। हम सारे गॉड्स को पता है कि इंसान हमारे आगे कीड़े हैं जिन्हें हम जल्दी आगे चल के कुचल देंगे। हाँ दोस्तों, मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर गॉड्स इंसानों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उन्हें जरा भी ऐसा नहीं लगता कि इंसान उनका बाल बाका भी कर सकते हैं। तो हाँ, ज़ूस यहाँ पर बोर हो रहा था। उसे नहीं लगता होता कि इंसान उन्हें सेटिस्फाई कर पाएंगे, उन्हें एक्साइट कर पाएंगे। तो वो कहता है, इसी वजह से मैं एक न्यू टूर्नामेंट की बेस रखने जा रहा हूँ। वो टूर्नामेंट है गॉड वर्सेस गॉड। जो सुनते सारे बाकी गॉड्स अंदर से हिल कर रह जाते हैं। वो परेशानी से कहते हैं, हाय ज़ूस, मत बताओ कि तुम 70,000 करोड़ सालों की बेस को तोड़ने वाले हो। वो टैबू जिसका सारे गॉड्स ने वादा किया था कि वल्हला के अंदर कोई भी गॉड्स आपस में पावर के लिए नहीं लड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ज़ूस के असली नेचर का पता चलता है कि ज़ूस अपनी बोर्डम को दूर करने के लिए यहाँ तक वल्हला के रूल्स में भी छेड़छाड़ी करता रहता है और यही तो उसे खतरनाक गॉड बनाता है। अगर वो बोर हो जाए तो वो किसी को भी मरता हुआ देखना चाहेगा। वो कहता भी है, वो गॉड्स जिनका ऑलरेडी नाम बना हुआ है और वो गॉड्स जिन्हें कोई भी नहीं जानता। क्या तुम लोग नहीं चाहते कि तुम लोगों का नाम सभी के सामने आए एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट? क्या तुम लोग नहीं चाहते जिन गॉड्स को कोई नहीं चाहता उनका नाम भी बुलंदियों तक आए? ये टूर्नामेंट इसकी ही शुरुआत है। ये सुनते सारे काफी गॉड्स एक्साइटेड हो जाते हैं और मरते चले जा रहे होते हैं इस गॉड वर्सेस गॉड टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगले सीन में आप देख पाते हैं जब ज़ूस अपने कैसल की वैली के अंदर से गुजर रहा होता है तो यहाँ पर हर्मीस उसकी दाद देते हुए कहता है कि मैं हैरान हूँ कि आप जिस तरीके से खेल रहे हैं। आप ना कि सब अपनी एक्साइटमेंट को दूर करने के लिए आपने टैबू को भी लिफ्ट अप करवाया, पर इसके साथ ही साथ इस टूर्नामेंट से हमें बहुत बड़ा फायदा भी होगा। हमें उन आउटर गॉड्स के बारे में पता चल जाएगा जो कि छुप के बैठे हुए हैं। आखिर हमें नहीं पता वो कितने ताकतवर है और उनकी ताकत हमारे लिए भी जो आगे चलकर खतरा बन सकती है। तो इस टूर्नामेंट से हमें ये तो क्लियर हो जाएगा कि सारे आउटर गॉड्स आखिर कितने पानी में और जिन आउटर गॉड से हमें खतरा होगा वो टूर्नामेंट में मारे जाएंगे। हाँ दोस्तों, ये एक तरह से बोर्डम के साथ ही साथ पॉलिटिकल स्कीम है। ज़ूस को खतरा है आउटर गॉड से जो कि आगे चलकर उन पर हमला भी कर सकते हैं। तो ज़ूस चाहता है कि इन टूर्नामेंट के थ्रू उन्हें पता चल जाए कि कौन गॉड कितना पानी में है। ये सब कुछ एक पॉलिटिकल स्कीम है। वो ये बातें कर रही होते हैं कि इसी समय उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है कोई और नहीं बल्कि राहोरेक्त्री। दोस्तों ये आउटर गॉड में से ही एक गॉड है। खैर यार, होरेक्त्री आते सारी कहने लगता है,
तुमने हमें नीचा दिखाने की कसम उठाई हुई है। पहले तुमने हमारा नाम उन टूर्नामेंट में शामिल नहीं किया और अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे इशारे के लिए लड़े। दोस्तों, यहाँ पर हमें होरेक्ती के बारे में भी थोड़ा सा बताया जाता है, जो कि इजिप्शियन का सन गॉड माना जाता है। अगर आप लोग सोच रहे कि सन गॉड तो अपोलो था ना, जिसने रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक की एपिसोड नंबर 13, 14, 15 में लड़ा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, असल में ये रिलीजन पर्सपेक्टिव पर बेस्ड है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मुसलमान और क्रिश्चियंस को ही ले लो। मुसलमानों का मानना है कि जीसस उनका प्रॉफिट है, जबकि क्रिश्चियंस का मानना है कि जीसस जो है वो उनका गॉड है। तो ये रिलीजन पर्सपेक्टिव असल में भी एग्जिस्ट करती है वालहला और यहाँ तक हेवंस की गहराइयों में भी। वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि कुछ इंसान इसको गॉड ऑफ सन मानते हैं तो कुछ अपोलो को सन ऑफ गॉड मानते हैं। ये आउटर गॉड होने के बावजूद भी इसे वालहला काउंसिल के अंदर सीट दी गई थी, जब ये फैसला हो रहा था कि इंसानों को कब जन्म दिया जाए। तो अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि ये आउटर गॉड होने के बावजूद भी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर ज़ूस उसके करीब से गुजरते हुए कहता है, मैं ना ही किसी को नीचा दिखाना चाह रहा हूँ, और अगर तुम्हें लगता है कि गॉड जब आपस में लड़ेंगे तो उन्हें नीचा दिखाना कहते हैं, तो तुम वाकई में मजे को समझने की क्षमता नहीं रखते। जूस यहाँ पर बढ़ चढ़ के उसे यही समझा रहा है क्या चीज बोरिंग है, क्या चीज दिलचस्प है और क्या चीज मजेदार है। तो जब जूस, हर्मीस और एरिस उसकी तरफ अपनी पीठ करके आगे चले जाते हैं, तो पीछे से राहुल चिढ़ते हुए कहता है, बोरिंग, इंटरेस्टिंग, मजेदार, आखिर एक बात तो बता, कब से वालहला तुम्हारे खेलने का ग्राउंड बन गया। ये बोलते हुए हम उसके जिस्म से अंग अंग से निकलता हुआ वो डेडली प्रेशर को महसूस कर पाते हैं, जिससे महसूस करके सबको मजबूरन पीछे मुड़ना पड़ता है तेजी से। पर वहीं पर एरिस भी अपनी जबान को चलाते हुए कहता है, सर हो रही, मैं कहना चाहूंगा आप हमें गलत समझ रहे हैं। ये बोलते बोलते वो उसके पास जाने की कोशिश करता है सिचुएशन को संभालने के लिए, कि अगले ही पल में एरीज अपने आप को पसीने से लुचड़ता हुआ पाता है। उसका जिस्म अचानक से जैसे कि मानो गर्म होने लगता है और उसका दिमाग आग उबलने लगता है कि आखिरकार वो गर्मी ही उसके दम को तोड़ने लग जाए। राहुल कहता है कि ये है मेरी सूरज की गर्मी की ताकत, आखिर तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे करीब भी आ सकते हो। एरीज महसूस कर पाता कि जैसे कि सूरज की गर्मी उसके सर पर आ उतरी है। वो यहाँ पर जैसे कि डेजर्ट की इजिप्शियन की मिट्टी में समाने लगता और वो उसे घूरते हुए कहता है, तो ये है सन गॉड की ताकत। और एक तरी अपनी ताकत के नमूने को दिखाने के बाद बोलता, तुम्हारा बेटा तो मेरी ताकत को सही नहीं पाया। अब शायद से तुम्हें समझ में आ जाए कि ये टूर्नामेंट कितने ज्यादा बेमायने हैं, क्योंकि मेरे आगे कोई गॉड भी नहीं टिक सकता। तो आगे से जूस बोलता है, तो अगर ये बात है तो तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? मेरे ख्याल में तुम अभी भी ये नहीं समझे, एक गॉड होने का हमें यही तो फायदा है कि हम बेफिक्र हैं, हम इंसानों की तरह फिक्रमंद नहीं होते, हमारे पास टाइम की कोई भी कमी नहीं है, तो हम क्यों ना एंजॉय करें जब भी, जहाँ भी और जैसे भी। तो एक चीज तो बताओ, ऐसे में गॉड होने का क्या ही फायदा अगर तुम्हें भी इंसानों की तरह कुछ चीजें बेतुकी और बेमायने लगे। और एक फिर से चिढ़ते हुए कहता है, अगर ये बात है फिर मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारी बेफिक्री को यहाँ पर खत्म कर सकूं। ये उसके बोलते ही हम देख पाते हैं दोनों के दोनों एक दूसरे को अप्रोच करने लगते हैं। इस वक्त होरेक्ती के जिस्म से बढ़ बढ़ के उसका जुनून और जज्बा निकल होता है, जबकि दूसरी तरफ जूस भी अपनी बल्किंग फॉर्म में होता है। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट पार्ट तुरंत से अपलोड कर दूं, तो इस वीडियो पे जितने ज्यादा हाइप बटन के साथ ही साथ लाइक और कमेंट कर सकते हो कर दो। दोस्तों, मैंने अपना पर्सनल इंस्टाग्राम उस्मान रैंक्स और साथ ही साथ इस चैनल का इंस्टाग्राम एनिमे रैंक्स नीचे दिया गया होगा, कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है, एक क्लिक से जाकर मुझे फॉलो कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और बदले में
आपको आपकी वीडियो मिलेगी। तो चलो जैसे तैसे करके दोनों गॉड्स एक दूसरे पर टूटने ही वाले होते हैं कि अचानक से वो अपने बीच में एक अनजान गॉड को पाते हैं जो कि एक कुत्ते को पेट कर रहा होता है। हाँ दोस्तों, वो अनजान गॉड अपने कुत्ते को पेट करता हुआ कहता है, मैं जानता हूँ दोनों के दोनों काफी जोर जोर से भौंक रहे हैं, तुम प्लीज इन्हें इग्नोर करने की अपनी पूरी कोशिश करो। हेरेक्टरी उसकी एरोगेंसी को माफ करते हुए कहता है, देखो बच्चे, मेरे ख्याल में तुम समझे नहीं हो। अगर तुम सूरज की गर्मी से जल कर राख नहीं होना चाहते तो इसी में तुम्हारी भलाई है कि तुम यहाँ से निकल लो। तो वो उल्टा यहाँ पर दोनों को अप्रोच करते हुए हेरोक्लिस से सहमत होकर कहता है, देखो मुझे बुड्ढे जूस से काम है तो तुम ऐसा करो कि सक लो, तुम मेरे रास्ते में खड़े हो। जो सुनकर तो जूस तो एक्साइट हो जाता और यहाँ तक हेरोक्लिस अपनी बेइज्जती को सह ना पाता। जूस उसे पूछता है, दिखने से तो लगता है कि तुम भी गॉड वर्सेस गॉड टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। आगे से वो अनजान गॉड कहता है, हाँ मैं करना चाहता हूँ, पर मैं यहाँ पर सब इसलिए नहीं आया कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मैं भी टूर्नामेंट में लड़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ बड़ा पाने आया हूँ। हाँ दोस्तों, वो जूस से कहता है कि अगर हम टूर्नामेंट लड़ रही है तो एक काम क्यों नहीं करते, तुम बदले में मुझे अपनी कुर्सी दे दो। हाँ दोस्तों, वो चीफ ऑफ गॉड की थ्रोन, वो गद्दी जो कि ये अनजान गॉड उससे मांग रहा है, वो कहता है अगर मैं टूर्नामेंट जीत गया तो बदले में तुम्हें अपनी कुर्सी मुझे देनी होगी। ये सुनकर एरिस, हर्मी, होरेक्टी और इवन के जूस को भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा होता कि बंदा क्या बोल रहा है। पर जूस जोर जोर से मुस्कुराने लगता। इसके चलते यहाँ पर होरेक्टी भी मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे इस अनजान गोचू की बात में दम तो है, अगर हम टूर्नामेंट लड़ रहे हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि बदले में हमें कुछ बड़ा भी देना चाहिए, आखिर हम तुम्हारे रूल्स पर क्यों खेले। और तुम जूस जहाँ पर जो बढ़ चढ़ के बातें करते हो और बेफिक्री अपनी जताते हो, क्यों क्या हुआ, मैंने तुम्हें फिक्रमंद होने पर मजबूर कर दिया। वैसे ये गोचू मुझे कुछ खास पसंद तो नहीं है, लेकिन इसने बात कमाल की है। दोनों के कंधों पे हाथ रखते हुए दोनों को तसल्ली देता है और यहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है फिर बदले में मैं वादा करता हूँ कि तुम लोगों को कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा, पर एटलीस्ट तुम लोगों को भी दिखाना होगा कि तुम इस काबिल हो, जिस वजह से जो पहला मैच होगा वो तुम दोनों के बीच में ही होगा। ये सुनकर अब वो दो भी परेशान कि भाई ये क्या यार। तो जूस उन्हें समझाने लगता है, इसमें मेरी क्या गलती है, अगर तुम लोग बढ़ चढ़ कर इतना मुंह खोलते हो तो एटलीस्ट बदले में कुछ ऐसा तो दिखाओ ना कि हम भी तुम पर भरोसा करें। तो हाँ यार, इसमें कोई शक नहीं है, गॉड वर्सेस गॉड टूर्नामेंट में जो सबसे पहले पार्टिसिपेट करेगा वो हेरेक्टरी और ये अनजान गॉड करेगा, जिसका नाम मैं आगे चलकर आपको थोड़ी देर में रिवील करता हूँ। तो दोस्तों, सीन शिफ्ट होकर फोरन से अंडरग्राउंड कैवर्न एरिना में जाती है। अगर आप लोग सोच रहे कि इन्होंने रैग्नारोक एरिना का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो दोस्तों वो एरिना सिर्फ और सिर्फ इंसान और गॉड के लिए बनाई गई है और उसमें इंसानों के लिए काफी प्रोटेक्शन सिस्टम्स को भी इंस्टॉल किया है। लेकिन ये जो कैवर्न एरिना है इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है और ये पहले से ज्यादा बड़ी एरिना है क्योंकि इसमें गॉड वर्सेस गॉड ही लड़ेंगे। और दोस्तों, जो गॉड वर्सेस गॉड टूर्नामेंट की अनाउंसर है वो कोई और नहीं बल्कि जेरल है, जो कि हिमडाल की एक स्टूडेंट है। तो यहाँ पर जेरल बढ़ चढ़ के अनाउंसमेंट करती है कि जो भी गॉड वर्सेस गॉड टूर्नामेंट को जीतेगा तो वो रैग्नारोक में 13 गॉड में अपनी जगह बनाएगा, जो कि आगे चल के इंसानों से लड़ेंगे और इसके साथ साथ उन्हें एक बोनस प्राइज भी मिलेगा। हाँ दोस्तों, ये वही बोनस प्राइज की बात चल रही है जो कि जूस ने कहा था कि मैं कुछ ऐसा दूंगा जो कि तुम लोगों को सेटिस्फाई कर देगा। तो जेरल बताती है कि तुम लोगों का जो बोनस पॉइंट है उसमें तुम लोगों को अथॉरिटी मिलेगी कि जो भी जीतेगा वो वल्हाला में अपनी मर्जी का एक रूल बना पाएगा जो कि उससे पूरे तरीके से बेनिफिट करेगा। ये सुनकर सारे गॉड्स वहीं पर चौंक जाते, उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन आ रहा होता। हाँ दोस्तों, क्योंकि ये आज तक कभी भी वल्हला के इतिहास में नहीं हुआ होता।
जिस पर यहाँ तक अपनी निगाहों को ठहराने के बाद शिवा भी कहने लगता है, तुम्हें नहीं लगता कि जूस ने इस बार कुछ बड़ा ही रिवार्ड उनकी जोली में ला के रख दिया है? सोचो, अगर उसने कुछ खतरनाक रूल बना दिया जो कि हमारे लिए भी मुसीबत भर साबित हो, तो फिर जूस क्या करेगा? तो दोस्तों, यहाँ पर हमें टूर्नामेंट की चार्ट भी दिखाई जाती है कि कौन गॉड किस तरीके से दूसरे गॉड से लड़ने वाला है। वहीं पर एक तरफ से निकल कर आ रहा होता है कोई और नहीं बल्कि हेरोक्टनी, जो कि यहाँ पर अपने असिस्टेंट के पहाड़ों पर बैठकर आ रहा होता है। जानल बताती है ये वो गॉड है इसका गुस्सा यहाँ तक बाकी गॉड्स में भी खतरनाक माना जाता है। इसके गुस्से के आगे जूस का गुस्सा भी फीका पड़ता है। इसके गुस्से के आगे ओधन का गुस्सा भी मामूली पड़ता है। एक ऐसे आग से बड़ी हुई बॉडी जो कि डिवाइन को भी जलाकर राख कर डाले। सन गॉड जो कि वाकई में सारे गॉड्स के बीच में भी गॉड है। और अब बारी आती है उस अनजान गॉड की जो कि अभी भी अपनी एंट्रेस के साथ तले बैठा होता है। वो अपने कुत्ते को पेट करते हुए कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा, मैं जल्दी वापस लौट के आऊंगा। चैरल बताती है कि अब जो इसके खिलाफ लड़ने वाला है वो यकीन करो या ना करो, मानो या ना मानो, पर असल में वो एक डैमी गॉड है। ये कहते ही हम देख पाते वो एक दरख्त मानव जितनी बड़ी वेपन को अपने शोल्डर पर कैरी करके एरिना में आता है। दोस्तों, ये क्या वेपन है ये मैं आगे चलकर आने वाली एपिसोड्स में एक्सप्लेन करूंगा। बारह इसका नाम है कूचूलेन। बाउट की शुरू होते ही कूचूलेन यहाँ पर नजरों से ही गायब हो जाता है। लोग अपने दाएं पर देखते उन्हें ना दिखता, बाएं पर देखते उन्हें तब भी ना दिखता, पर जब वो अपनी निगाहों को उठाकर देखते हैं वो उसे आसमान की ऊंचाइयों में पाते हैं, जो कि अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हिरोक्ति के खिलाफ टूट पड़ता है। अपनी जाइगेंटिक वेपन के साथ वो इतना खतरनाक जानलेवा वार करता है सिर्फ और सिर्फ हिरोक्ति को आसानी से बचता हुआ देखने के लिए। हाँ दोस्तों, हिरोक्ति सिर्फ उसके वार से पहले चंद कदम साइड पर हटा और उसने इसके वार को डॉज भी कर लिया। इसी तरह कूचुलेन इसके बाद अपने एक से एक वारों को आजमाता है, बरसाता है, लेकिन हिरोक्ति भी उसके एक से एक वार से बचता जाता और बचता चला जाता है। मेरे भाई लोगों कि देखते देखते अचानक से वो बोर होते हुए उसके आते हुए वार को सिर्फ अपने एक ही हाथ के दम पर रोक देता, जो देखकर कूचुलेन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था जिससे वो देख रहा था, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था जिससे वो सुन रहा था, उसे अपने दिमाग पर यकीन नहीं आ रहा था जिससे वो प्रोसेस कर रहा था। पर दोस्तों, इसके बाद क्या होने वाला है वो फाइट तो आपको अंदर से हिला डालेगी और झंझोड़ के रख डालेगी। पर मैं माफी चाहता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा।